देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने आज का सदुपयोग इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आए तो आप लोग गर्व से अपने परीक्षा परिणाम को अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और अपने गुरुजनों को गर्व से कह सके कि मैंने उच्च अंक हासिल किया है अथवा मैंने एक ऐसा अंक हासिल किया है जो कि मेरे बेहतर भविष्य को निर्धारित करेगा। तो उस पल का गौरव वाला पल जो होता है, उस पल का एहसास करने के लिए आज आप मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को सम्यक निर्वहन करने के लिए आप लोग तन्मयता से पढ़ते रहिए और अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करते रहिए। यकीनन जिस दिन परीक्षा परिणाम आएगा उस दिन आपको भी अपने ऊपर संतोष होगा और आपके माता पिता जो होंगे उनको भी आपके ऊपर संतोष का अनुभव होगा। मगर उस पल का भागी हम लोग तभी बन सकते हैं जब हम लोग आज का सदुपयोग करें, क्योंकि आज को यदि हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आज के का दुरुपयोग करना हमारे बेहतर कल का निर्माण कदापि नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप लोग आज का निर्माण कीजिए, आज का सदुपयोग कीजिए और निश्चित रूप से आपकी 15 फरवरी से जब परीक्षा प्रारंभ होगी तो आप लोग गर्व से हर एक परीक्षा में तमाम प्रश्न का जवाब अच्छे ढंग से देने के काबिल बनेंगे। आज अर्थशास्त्र के एक और अध्याय से इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं लेकर के आया हुआ हूं। इस अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के आया हुआ हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनने मात्र से ऐसा आशा है कि आप लोग तमाम प्रश्नों का उत्तर सदा के लिए याद रखेंगे। नॉट ओनली एग्जामिनेशन तक ही आप लोगों को याद नहीं रहेगा बल्कि एग्जामिनेशन के पश्चात भी आपको वो प्रश्न याद रहेंगे, ताकि आपके छोटे भाई बहन अथवा आपके जो भी इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं जो कि अगले वर्ष एग्जाम देंगे तो उनको भी आप बताने के काबिल हो जाएंगे। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया? तो लिखेंगे औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया। लिखेंगे औद्योगिकरण के कारण कई प्रकार के मशीनों का विकास हुआ। इस प्रकार मजदूरों की आजीविका इस प्रकार छिन्न हुई क्योंकि पहले जो मशीन जो कार्य हाथों से बनाया किया जाता था उन कार्यों को मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। इस कारण से लोग तो अत्यधिक योग्य थे नहीं। जब लोग काम करने के लिए गए तो उनको छंटनी की समस्या से सामना करना पड़ा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब जो तेज हुई तो इससे मजदूरों की आजीविका इस प्रकार भी प्रभावित हुई कि लोग रोजगार ढूंढने के लिए शहरों में जाने लगे तो वहां पर आवास की समस्या भी उत्पन्न हुई, है ना। लोगों को उनकी बुद्धि और कौशल न होने के अभाव में उनको कार्यों से हटा दिया गया। तो इस प्रकार औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने मजदूरों की आजीविका को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, कई लोगों का रोजगार भी छिन गया। तो इस प्रकार ये बातें आप लोग मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई किस प्रकार लोगों के आवास की समस्या उत्पन्न हो गई, रहने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इन बातों को आप लोग उल्लेखित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को लिखें। औद्योगिकरण के कारण दो नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? तो लिखेंगे औद्योगिकरण के दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित थे। प्रथम प्रभाव के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब जो तेज हुई तो इससे क्या हुआ, तो इससे अधिकाधिक लोगों का रोजगार कहीं न कहीं छिन गया और उन लोगों का रोजगार छिन गया जो कि कुटीर उद्योग पर आश्रित थे। तो ये नकारात्मक प्रभाव थे। दूसरे नकारात्मक प्रभाव के रूप में आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब जो तेज हुई तो इससे कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधा स्थापित होने के कारण क्या हुआ, तो प्रदूषण की मात्रा में भी क्या हुआ, तो इजाफा हुआ। ये नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं थे जो कि औद्योगिकरण की क्रांति के आने के पश्चात हुए। और भी नकारात्मक प्रभाव आप लोग लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों की रहने की समस्याओं में भी वृद्धि हुई और लोगों को उन क्षेत्रों में भी रहना पड़ा जो क्षेत्र उनके लिए अस्वास्थ्यकर था, अर्थात वहाँ पर वो स्वस्थ नहीं रहते थे, है ना। इसके बावजूद भी उन गंदी बस्तियों में भी रहने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ा। तो ये औद्योगिकरण के कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव थे। तो जो भी प्रभाव आपको याद रहे, कोई दो ही प्रभाव लिखना है तो आपको जो याद रहे उस प्रभाव को आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
जो सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो लिखिएगा सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के कारण हुई। लिखेंगे जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई तो लोगों को उन क्षेत्रों में भी रहना पड़ा जो क्षेत्र गंदी बस्तियों वाला क्षेत्र था। तो गंदी बस्तियों वाले क्षेत्र को ही सलम कहा जाता था। तो वैसे क्षेत्रों में रहने के लिए उनको बाध्य इसलिए होना पड़ा क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई और लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त करना था। तो लोगों ने रोजगार के अवसर को ढूंढने के लिए रोजगार करने के उद्देश्य से लोग उन क्षेत्रों में भी रहने के लिए बाध्य हो गए जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे तो बृहद पैमाने पर थे मगर रहने की समस्या उत्पन्न नहीं थी, क्योंकि काम जहां पर अधिक होते हैं तो वहां पर लोग रहने वाले भी अधिक होते हैं। और जब लोग रहने वाले अधिक होंगे तो स्थान तो सीमित रहता है ना, स्थान थोड़े असीमित हो जाता है। अब जब कोई उद्योग धंधा जहां पर स्थापित होता है, उद्योग धंधा स्थापित हो गया मगर लोग उद्योग धंधा में काम करने के लिए कहीं रहेंगे भी तो उनके पास रहने की समस्या में क्या हुई, तो कहीं ना कहीं रहने की समस्या उत्पन्न हुई। इस कारण से सलम पद्धति की शुरुआत हुई। लेकिन सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के कारण हुई। औद्योगिकरण के कारण लोगों को उन क्षेत्रों में भी रहना पड़ा जो क्षेत्र गंदी बस्तियों के अंतर्गत आता था और गंदी बस्तियों को स्लम कहा जाता था। तो इस प्रकार सलम पद्धति की शुरुआत हुई। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथों से न करके, है ना, मशीनों के द्वारा किया जाता था और किया जाता भी है अभी भी। तो लिखेंगे औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य जो है सो हाथों से न करके बल्कि मशीनों के द्वारा किया जाता है और जिसमें उत्पादन भी बृहद पैमाने पर होता है, अर्थात बड़े पैमाने पर होता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। तो लिखेंगे घरेलू और कुटीर उद्योग एक दूसरे के पूरक ही हैं और यह उद्योग जो है सो स्थानीय क्षेत्रों में की जाती है और इन क्षेत्रों में कम पूंजी लगता है ना। और इनका जो कच्चा माल जो होता है, जो बनाने का जो कार्य का सामान जो होता है वो स्थानीय क्षेत्रों में भी मिल जाती है और इसमें परिवार के सदस्य मिलकर के भी कार्य कर सकते हैं। तो वैसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे आप ग्रामीण परिवेश में ही देखते होंगे कि कुछ लोग पापड़ बेलने का कार्य करते हैं अथवा कुछ एक लोग रस्सी बांटने का कार्य करते हैं, माला गूंथने का कार्य करते हैं। ये सब घरेलू और कुटीर उद्योग के अंतर्गत होने वाला उद्योग है और कार्य है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति क्या है। तो लिखेंगे औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसके अंतर्गत उत्पादन बृहद पैमाने पर हुआ, जिसके कारण लोगों की आजीविका भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई और यह एक ऐसी क्रांति थी जिस क्रांति के आने के पश्चात लोगों के मन में एक आशा भी कहीं न कहीं जगी कि उन वस्तुओं का भी उत्पादन संभव है जिन वस्तुओं की हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने कुटीर उद्योग को भी प्रभावित किया। तो ये बातें आप लोग औद्योगिक क्रांति वाले प्रश्न में उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो लिखेंगे औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई और इसका उद्देश्य था भारत में संचालित विभिन्न प्रकार के उद्योगों अथवा व्यापारों की जानकारी प्राप्त करना ताकि उनको सरकारी सहायताएं प्रदान की जाए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास क्यों हुआ, इसके दो कारण क्या थे। तो प्रथम कारण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास होने के दो कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम कारण आप लोग लिख सकते हैं कि नए नए मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ, इस कारण से फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई। दूसरा कारण आप लोग लिख सकते हैं यह भी कि लोगों की ज़रूरतें बृहद पैमाने पर थी और उत्पादन कम पैमाने पर होता था। इस कारण से फैक्ट्री प्रणाली का जब विकास हुआ, है ना, उद्योग धंधे का जब विकास हुआ तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास खुद ब खुद हो गया, है ना, क्योंकि लोगों के पास आवश्यकता को लेकर के मांगे अधिक थी और उत्पादन कम पैमाने पर होता था मगर उद्योग धंधे स्थापित हुए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हुई, इस प्रकार फैक्ट्री प्रणाली क्या हुई तो विकसित हुई। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे एक ओर जहां उद्योग धंधे संचालित होने के कारण, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे संचालित होने के कारण उत्पादन बृहद पैमाने पर होने लगा, वहीं दूसरी ओर यह हुआ कि कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर आ गया। तो कुटीर उद्योग का बंद होने के कगार पर आना और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है तो भी औद्योगिकरण कहा जाता है। लिखेंगे भी औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के विकास होने के कारण कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर आ गई। तो यही स्थिति भी औद्योगिकरण कहलाए, इसको नी औद्योगिकरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था और आजीविका से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग अभी भी जो समय शेष है उसमें सजग होइए, अन्यथा
परीक्षा भवन में अन्य बच्चों की कलम चलती रहेगी और आपकी कलम रुकी हुई रहेगी। आपकी कलम रुकी हुई न रहे, इसके लिए आज श्रम कर लीजिए, आज मेहनत कर लीजिए। आज जो भी मेहनत हम लोग करते हैं उसका ही प्रतिफल हम लोगों को कल प्राप्त होता है। इसलिए अपने आज का सदुपयोग कीजिए। हर बार हर एक वीडियो सेशन में मैं यही कहता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तो मैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। इन तमाम बातों को मैं नहीं कहता हूँ। मेरा मूल मकसद केवल और केवल आपके मन में सकारात्मक विचारों के दिए को जलाना है। आप लोग यदि पढ़ेंगे, कल की तारीख में कुछ अच्छा करेंगे तो इसमें मुझे भी गर्व होगा कि मैंने जो भी कुछ कहा उसका रत्ती मात्र भी मेरे बच्चों ने कहीं न कहीं अवशोषित किया और बच्चों ने अपने जीवन में अनुकरण करते हुए, उन विचारों को अनुकरण करते हुए बच्चों ने अपने जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाया। तो आप लोग कुछ अच्छा करेंगे तो न केवल आपके माता पिता को बल्कि आपके शिक्षक को भी आपके ऊपर गर्व होगा। तो उन तमाम लोगों की आशाओं पर खरा उतरने के लिए आप लोग हर दिन पढ़िए, मन से पढ़िए। माँ सरस्वती भगवती का मंगल आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से हर दिन करता हूँ। धन्यवाद।